हाँ जी बच्चों, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यही हो सकता है। और तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? यू डोंट हैव एनी क्वेरीज। दूसरा ऑप्शन है कि हम सेशन ख़त्म कर सकते हैं। जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। बोलो बच्चों, जैसा आप लोग कहोगे। नेक्स्ट बता दो सर। नेक्स्ट टॉपिक इज चलो, आज डे 3 है, डे 4 है? डे 4 है ना? तो नेक्स्ट थोड़ा सा करवा देते हैं, ज़्यादा तो नहीं करवाऊंगा। हो गया डे 4? चलिए शुरू करते हैं फिर। एक मिनट एसी बंद कर दूं। नमस्कार देवी और सज्जनों, क्रैश कोर्स के 4th डे में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं ये लेक्चर आज का थोड़ा छोटा रहेगा, जस्ट इंट्रोडक्शन टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो भैया, बात ऐसी है कि आप लोग मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो 11th में, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ें मान के चलूँगा कि आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है, आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आती है, आपको टाइम पता है क्या होता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। क्या आप लोगों को पता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? Is it total displacement upon total time taken to cover that displacement? Total displacement over total time taken to cover that displacement. ओके, अगर एक पार्टिकल घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ए पॉइंट से गया बी से वापस आ गया ए तक, ठीक है, उसने 10 किलोमीटर आगे गया, 10 किलोमीटर पीछे गया, और टोटल टाइम उसने 20 मिनट लिया। तो मुझे बताइए इस केस में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आ गया, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, पार्टिकल या बंदा घूम के वापस उसी जगह पे आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम मैटर नहीं करता, जो मर्जी टाइम हो, एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। ओके, व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड? इस केस में बच्चों एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। 0.5 सर। इस पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट्स कन्वर्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बंदा 10 किलोमीटर आगे गया, 10 किलोमीटर पीछे आया, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। चाहे पार्टिकल आगे जाए चाहे पीछे आए, डिस्टेंस तो ऐड ही होगा। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में? 20 मिनट में। इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/3 आवर्स। तो टाइम टेकन इज 1/3 आवर्स, तो ये 20/3 हो गया। ये किलोमीटर में था, तो ये 20 बाय नहीं, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, है ना? ये बन जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इज दैट फाइन विद यू? यस सर। ओके, चलिए हम लेते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट तक आ गया। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 1 किलोमीटर। पार्टिकल ए पॉइंट से चलता है और घूम के बी पॉइंट तक आ जाता है। ए से बी तक आने में उसे आधा घंटा लगता है, यानी कि 30 मिनट्स लगते हैं। बताइए इस केस में बच्चों एवरेज स्पीड कितनी होगी एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज स्पीड कितनी होगी एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ जी,
एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो हमें डिस्टेंस लेना है, तो ये क्या हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, हाँ या ना। 2πr का आधा हो जाएगा डिस्टेंस, तो टू Yes. पाई आर का आधा पाई आर, टाइम टेकन इज 30 मिनट यानी कि हाफ आवर। पाई की वैल्यू को 3.14 मान लेता हूँ, रेडियस हमें 1 किलोमीटर गिवन है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू 6.28 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। क्लियर है। क्या अब आप लोग एवरेज वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो बच्चों वही आएगा हाफ आवर, बट क्वेश्चन है कि इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ किया गया वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारे पास आएगा, ठीक है। दिस इज ऑफ लेंथ 2 किलोमीटर, ठीक है। डायमीटर बन गया बेटा, तो ये 2 किलोमीटर ही होगा। तो टाइम टेकन कितना है बच्चों, 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर, यानी कि ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें स्पेशल केसेस की वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी। पहला केस है व्हेन पार्टिकल मूव्स विद different moves with different velocities in same time intervals। लिखते चलिए मेरे साथ साथ, इन सेम टाइम इंटरवल्स। सिचुएशन क्या है कि पार्टिकल ए से बी तक जाता है, मान लीजिए विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो अपना व्हीकल है जो डिस्टेंस कवर करता है ए से बी तक, वो 30 मिनट्स के लिए यानी कि हाफ एन आवर के लिए कवर करता है। फिर ये बी से सी तक फिर से सेम टाइम इंटरवल लेता है 30 मिनट, बट इस बार स्पीड की वैल्यू कितनी है, 40 की जगह 60। तो देखो यहाँ पर बच्चों टाइम इंटरवल्स आर सेम, यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पर टाइम इंटरवल्स आर सेम, बट velocities are different, but velocities are different। क्लियर। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमें एवरेज स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इस केस में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए एवरेज स्पीड या वेलोसिटी में कोई इशू नहीं आएगा। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी, और टाइम टेकन कितना होगा 30 मिनट, या टी प्लस टी लिख लो, ठीक है, टी प्लस टी लिख लो, टाइम टेकन इज टी प्लस टी। अब ए वी की वैल्यू देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ए बी ढूंढनी हो तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, v1t। सिमिलरली बच्चों बी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, v2t। तो ये v1t प्लस ये v2t अपॉन t प्लस t हो गया। यहाँ से v एवरेज v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t हो गया। t से t कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया v1 प्लस v2 बाई 2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, v1 प्लस v2 बाई 2। ये हमारे पास एज ए शॉर्टकट यूज होता है, यू कैन यूज इट एज अ शॉर्टकट, बट ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट अप्लाई कब करना है, जब टाइम इंटरवल्स सेम हो, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब टाइम इंटरवल सेम हो
तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जब हम इस न्यूमेरिकल की पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 40 + 60/2। दिस कम्स आउट 50 km/h। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन हमारे पास आती है जब पार्टिकल मूव करे डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। when particle moves with different velocities in equal intervals of distances या displacement, equal intervals of displacements या unequal displacements लिख दो। So this is the situation। ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्लियर है आपको? अब देखो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पर्सन ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। ए से बी तक का डिस्टेंस भी एक्स है, बी से सी तक का डिस्टेंस भी एक्स है। यहाँ पर ये v1 स्पीड से गया, यहाँ पे ये v2 से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये इसने फर्स्ट 50 किलोमीटर कवर किए, ये इसने अगले 50 किलोमीटर कवर किए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये मूव किया विद 40 km/h और यहाँ पे ये मूव किया बी से सी तक 60 km/h। So this is the situation and we have to find out average speed or average velocity of the particle। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड या वेलोसिटी में फ़र्क नहीं बोल रहा, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है और हम डायरेक्शन की बात कर भी नहीं रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम टेकन, टाइम ए से बी तक जाने में प्लस बी से सी तक आने में जो टाइम लगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? ए से बी तक जाने के लिए टाइम, सॉरी ए से बी तक का डिस्टेंस, स्पीड इनटू नहीं डिस्टेंस तो हमें एक्स पता है, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So I can apply formula x by v1। Similarly, I can write down x by v2। तो यहाँ पर v एवरेज की वैल्यू 2x अपॉन x इंटू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। यहाँ पर बच्चों x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि v एवरेज की वैल्यू बनेगी 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। क्लियर है बच्चों? हम अगर इसे रीअरेंज कर दें, थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है। दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज अ शॉर्टकट। हम इसे एज ए शॉर्टकट याद रखते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो 2 अपॉन वी एवरेज। ठीक है, पहले केस में v1 की वैल्यू 40 थी और दूसरे केस में v2 यानी कि वैल्यू 60 थी। यहाँ पर बच्चों आप एलसीएम ले सकते हो 120, ये 3 + 2 बनेगा, तो आपके पास बनेगा 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 5 बाई 120। 5 बाई 120 को सॉल्व करोगे तो 1/24 हो जाएगा। इनकी वी एवरेज की वैल्यू 48 km/h हो जाएगी। V average is equal to 48 km/h। सो इस केस में देखो मैंने डाटा सेम लिया है 40 एंड 60, है ना? डाटा सेम लिया है पिछले क्वेश्चन जैसे, बट इस बार एवरेज स्पीड की वैल्यू में फर्क आया है। क्या आप समझ पा रहे हो? इस बार और पिछली बार में क्या फर्क था?
इस बार डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं, पिछली बार में वो टाइम्स इक्वल थे। पिछली बार शॉर्टकट क्या बना था, v1 प्लस v2 बाई 2, यहाँ पे बना है 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है 3 इंटरवल्स दिए हैं x x x, यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है। तो अब अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो ये 3 बाई वी एवरेज, अब 3 इंटरवल्स हैं तो 2 की जगह 3 आ जाएगा। 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। ये फॉर्मूला बच्चों आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग एज ए शॉर्टकट याद रख सकते हो। ठीक है, जनरली 2 वाला याद रखा जाता है। अगर 3 के लिए जरूरत हो तो 2 की जगह 3 कर दो, एक टर्म राइट साइड में ऐड कर दो। हाँ जी बच्चों, अगर आपको ये सब क्लियर है तो एक बार टाइप कर दो या थम्स अप कर दो, बस थम्स अप कर दो। जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं भी किया, अमनवीर ने, वैभव ने, तनप्रीत ने, ठीक है, सब लोग, जैस्मीन का ओके हो गया, सिमरन का ओके, परनीत का नहीं आया थम्स अप। परनीत आई, ओके ओके ओके। तो बच्चों क्या मैं मान लूं कि आपको ये सारा क्लियर है? गर्दन यस हो जाए, गर्दन से हिला दो बस जिनके वीडियो ऑन कर रखा है। यस, ओके, ठीक है ना सिमरन, चले आगे, बढ़िया, ओके परनीत मिल गया, बच्चे लग गया पता। बच्चों डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी, बस मैं कुछ टाइम नहीं यहाँ पे लगाने वाला। वेलोसिटी क्या है? v, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 2 डेफिनेशंस हो सकती हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है रेट ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, rate of change of position of particle with respect to time। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, जिसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? क्या आपको एक्सेलरेशन पता है बच्चों क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाय Velocity. dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन लिखनी हो तो हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल एक सीधी लाइन में ही चलेगा, तो डायरेक्शन में चेंज को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये हो सकता है कि पार्टिकल सीधा जा रहा था फिर वापस मुड़ आया एट द मोस्ट, इनकी अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग या फॉर टुडेज लेक्चर आई विल ड्रॉप वेक्टर्स। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर वेक्टर्स होते हैं बट फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया, एक ट्रिक यूज़ की गई है। देखो एक्चुअली मैं इसके 2 फॉर्मूले डिस्कस करना चाहता हूँ। एक हो गया ए का फॉर्मूला dv बाई dt, दूसरे फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करनी है। मैंने ds से मल्टीप्लाई एंड ds के साथ डिवाइड कर देना है, ds के साथ मल्टीप्लाई एंड ds के साथ डिवाइड। वैभव जागो बेटा, आंखें बंद है आपकी, सो रहे हो? वैभव
एकदम मस्त सोया पड़ा ये तो यार। वैभव, वाहेगुरु। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक क्या यूज करेंगे, ds और dt को, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ds एंड dt को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, dv अपॉन ds इंटू ds बाय dt। ds by dt is v, so a is equal to dv by ds into ds by dt is v, which means that a is equal to v into dv by ds। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सलरेशन की वैल्यू बन जाएगी, a is equal to v into dv by ds। डन। ये एक्सलरेशन की दो डेफिनेशंस, दो फॉर्मूला रहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड को मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ये न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सेलरेशन को मैं अभी डिस्कस कर रहा था। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स के बहुत सारे केस बनते हैं। पहला केस है यूनिफॉर्म मोशन का, केस 1। क्या जी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता कब है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड एंड नो चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। तब हमें ये क्लियर है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे भैया आप एक सड़क पे जा रहे हो, सीधी सड़क पे जा रहे हो, आपने अपनी कार की एडजस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, ताकि वो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर पे ही जाए। कार की स्पीड ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के साथ ही जा रही है। आजकल इस फंक्शन को क्रूज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आजकल जो 8-10 लाख के ऊपर की गाड़ी आती हैं उनमें ये फंक्शन आता है, इसे क्रूज फंक्शन कहते हैं। गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहती है। ठीक है, हम सीधी सड़क पे जा रहे हैं तो डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सच मोशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और इस तरह के मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगी। इस तरह के मोशन के लिए ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी कैन अप्लाई फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन अपॉन time taken. This is formula for velocity, change in position upon time taken. Is that fine with you? Change in position upon time taken. Change in position का मतलब क्या होगा, फाइनल पोजीशन, वेक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। या कई बार इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं कि फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन x नॉट है। x नॉट रिप्रेजेंट इनिशियल पोजीशन, x नॉट रिप्रेजेंट इनिशियल पोजीशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है x नॉट प्लस वी टी। x क्या है बच्चों हमारे पास, पोजीशन। कौन सी पोजीशन, व्हेन टाइम इज t, एट टाइम t। पोजीशन की वैल्यू व्हेन टाइम की वैल्यू t है। तो इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, v विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कौन से मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड x की वैल्यू चेंज होगी। अब
इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. आप इसके साथ कंपेयर नहीं भी करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ ये देखो कि दो वेरिएबल्स हैं x एंड t. x एंड t दोनों की पावर 1 है. ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है, ये इक्वेशन कैसी आती है? दिस इज लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है. ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. यानी कि अगर मैं x एंड t के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, लाइक दिस. x एंड t के लिए ग्राफ ये आएगा. ठीक है, यानी कि कौन से मोशन की बात हो रही है? मोशन का नाम बोलो. कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आया? लिखोगे साथ साथ. फॉर यूनिफॉर्म मोशन position time graph is straight line inclined to time axis. Graph is straight line inclined to time axis. For uniform motion, graph is position time graph is straight line inclined to time axis. Clear? इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? tan थीटा. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. थीटा कौन सा एंगल है भैया? ये वाला. दिस एंगल इज थीटा. तो इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? वेलोसिटी. ग्राफ की स्लोप हमें देगी वेलोसिटी. ठीक है, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया है हमने? किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है? पोजीशन एंड टाइम. कौन से मोशन के लिए प्लॉट किया है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया है. ओके, अब मुझे बताओ वीटी ग्राफ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है. वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. टाइम की वैल्यू जो मर्जी हो बट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. तो वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है. जो मर्जी टाइम ले लें, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है. जैसे एग्जांपल है कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये वेलोसिटी हर टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है. ठीक है, तो ग्राफ कैसे लिखोगे? व्हाट इज नेचर ऑफ ग्राफ? इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. लिखो, ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ग्राफ लिखो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. हो गया जी. उसके बाद व्हाट अबाउट एरिया अंडर दिस ग्राफ? इस ग्राफ के अंडर एरिया हमें क्या देता है? एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स. वीटी ग्राफ के अंडर एरिया हमें क्या देता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स. देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखो. एरिया अंडर VT velocity time graph gives displacement. Area under VT graph gives displacement and slope of VT graph gives acceleration. Slope of VT graph gives acceleration. ठीक है, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों. ये जरूरी नहीं यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल हो. जिस मर्जी प्रकार का मोशन हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है.
अब आप लोग याद कैसे रखोगे बच्चों? याद रखने का जुगाड़ सीखो, दुनिया भर के ग्राफ्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इन दो क्वांटिटीज को ले लो, मैं जिस साइड में बना रहा हूँ, मान लो एक्स एक्सिस में एक्स है, वाई एक्सिस में वाई है। अगर y बाय एक्स करोगे तो आपके पास स्लोप आएगी, और अगर x इंटू वाई करोगे तो आपके पास एरिया आएगा। x इंटू वाई करोगे तो आपके पास एरिया आएगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे क्या था, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना भाई? वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कहाँ से? एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सलरेशन। तो स्लोप विल गिव अस एक्सलरेशन। तो इतना नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, ये नोट कर लो सारा। हाँ जी, चले आगे। यस या नो तो बोल दो। जैस्मीन ने के लिए नहीं यस बोला, बाकी थम्स अप कर दिया करो बच्चों। यस सर। बढ़िया 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 Yes, बच्चों। sir. यस सर। ओके बच्चों, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। लिखिए, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एक्सलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है, ठीक है? एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है बट एक्सलरेशन कांस्टेंट है। आपने चार इक्वेशंस पढ़ रखी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस half हाफ AT ए टी स्क्वेयर, और तीसरा v स्क्वेयर माइनस U यू square स्क्वेयर is इज equal to इक्वल टू 2AS. एस। चौथा एस nth इज इक्वल टू यू प्लस टू ए बाय प्लस टू ए बाय टू इंटू टू एन टू एन माइनस। माइनस वन। शाबाश। तो ये चार इक्वेशंस कौन से मोशन के लिए एप्लीकेबल हैं? यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? आप इन चारों इक्वेशंस को कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो जब हमारे पास एक्सलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? इसकी बेहतरीन एग्जांपल होती है मोशन अंडर ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। मोशन अंडर ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के नज़दीक हम लोग बच्चों जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम लोग बच्चों जी की वैल्यू को मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आसान करने के लिए हम लोग इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। ये है क्या? बेसिकली एक्सलरेशन है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। जब एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली accelerated motion. Motion will be called uniformly accelerated motion. क्लियर? तो और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि एक कार है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है। जब शब्द कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए तो आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? चलिए अब इन रिलेशंस में ग्राफ डिस्कस करते हैं। मेरे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें u भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। मैं समझने के लिए वैल्यूज पुट कर लेता हूँ 10 प्लस 5t, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया? u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 में ग्राफ कैसा आएगा? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ ये x और y दोनों की पावर्स 1 आती हैं। और जब भी लीनियर इक्वेशन होगी तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी, ग्राफ इज स्ट्रेट Straight line. हाँ जी, इस बार इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस बन जाएगा।
जैसे हम अगर ट्राई करें, ये t है, ये v है, हमारे पास v की वैल्यू कितनी है 10 + 5t, ठीक है। टाइम को 0 पुट कर दो, v कितना आ गया, v कितना आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अब v को 0 पुट कर दो, अगर v को 0 पुट करोगे तो यही बनेगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, क्या -2 सेकेंड आ गई। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर मार्क कर लो। जब टाइम 0 है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये पहला पॉइंट आ गया। जब टाइम 0 है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जब वेलोसिटी 0 है, टाइम है 2 सेकेंड, -2 सेकेंड, बल्कि -2 सेकेंड। दो पॉइंट्स हमने मार्क कर लेने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना कैसे है, इक्वेशन कैसी है, बोलो, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद स्ट्रेट लाइन। बट आम तौर पे बच्चों क्या होता है कि जो टाइम है वो नेगेटिव हम डिस्कस नहीं करते, तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा प्लॉट नहीं किया जाता, इस हिस्से को प्लॉट नहीं करते, सिर्फ जब टाइम पॉजिटिव है उस वाले हिस्से को प्लॉट कर देते हैं। क्या ये आपको क्लियर है? अच्छा, अब बताओ इस ग्राफ वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी, v/t कर दो बच्चों। v/t क्या होता है, एक्सेलरेशन, या डेल्टा v/डेल्टा t कर दो, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इनकी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, लिखो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बच्चों क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा, v × t करोगे तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या लिखोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इस बार जो शेप आई है वो ट्रेपीजियम की शेप आई है, यू विल गेट अ ट्रेपीजियम हियर, और उस ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना आता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, यू कैन गो फॉर दिस। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अगर हो गया तो थम्स अप कर देना। और वैभव तू कब उठ गया भाई, अमरवीर एंड तरणप्रीत के लिए वेट हो रहा है। वैभव सो गया था ना बीच में, सर वो कनेक्शन वीक था, पॉज हो गया था। अच्छा, मेरे को लगा पक्का ही सो गया भाई, बड़ा मुश्किल से उठाया, मुझे तो ये लगा। ओके ओके बेटा, हाँ भाई, तो चले आगे फिर, है ना। लो जी, अब हम बात करेंगे बच्चों, वीटी ग्राफ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ut + ½ at², ut + ½ at², क्लियर। अब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मैं 10 मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैं 10 मान लेता हूँ, बस आसान रखने के लिए। तो ये मेरे पास बन गया 10t + 5t²। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, नहीं, क्योंकि t की पावर 2 आ गई है। तो यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, आप कह सकते हो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये कंफर्म है कि इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। हिंदी पंजाबी आती है, इंग्लिश भी चलेगी। आप लिखो, अगर टी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, मैं जानबूझ के हिंदी में लिखवा रहा हूँ, पेपर में नहीं आना, ये सोच नहीं है। अगर टी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, देन ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, तब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। एक्चुअली पॉजिटिव साइन का मतलब होगा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी केस में आपके पास s दिया है 5t माइनस 5t स्क्वायर, ऐसे दिया है। अब क्या है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो लिखो हिंदी में, अगर टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो उस केस में ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो बेसिकली इस केस में हमारे पास बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ग्राफ इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस केस में ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। कब? जब हमारे पास टी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा। जब टी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहली एग्जांपल लेता हूं, जब मैंने लिखा था s इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करो बच्चों, ये समझो अगर t की वैल्यू 0 है तो क्या s की वैल्यू भी 0 होगी? बड़ा क्लियर है भाई। अगर मैं t की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? t को 1 पुट करते हैं तो s बन रहा है 15 मीटर, 15. ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए बच्चों। अपवर्ड पैराबोला है, आसान केस करवा रहा हूं मैं, इधर टाइम है, इधर s है, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। पहला पॉइंट 0,0 आ गया। दूसरा, जब t की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू कितनी है? 15 है, s इज 15, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है। अब पिछली बार भी 2 पॉइंट्स ढूंढे थे, इस बार भी 2 पॉइंट्स ढूंढे हैं। तो इस बार ग्राफ को सीधी लाइन के साथ नहीं जोड़ना, ग्राफ को कैसे जोड़ना है? पैराबोला की शेप में, ठीक है। मैं नेगेटिव साइड में डॉटेड बना रहा हूं और पॉजिटिव टाइम एक्सिस में इसको सीधा बना रहा हूं, डार्क बना रहा हूं। तो ग्राफ हमारे पास बच्चों कुछ इस प्रकार से आता है, अपवर्ड पैराबोला। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस शेप को हम बच्चों क्या बोलेंगे? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला का आधा हिस्सा शो किया गया है, आधा हिस्सा बच्चों इस तरफ है, बट क्योंकि यहाँ पर टाइम नेगेटिव होता है तो हम उस हिस्से को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। क्या ये क्लियर है? ओके, Yes. इस बात को और समझो। ये बताओ कि एसटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? व्हाट इज स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ? बोलो बच्चों, एसटी ग्राफ की स्लोप, हाँ जी, वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। एसटी ग्राफ की स्लोप हमें देती है वेलोसिटी। तो यहां पर भी स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। कैसे आया? एस बाई टी का दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एज ग्राफ इज कर्व्ड,
तो हर पॉइंट के ऊपर स्लोप अलग होगी, तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलग होगी। एज ग्राफ इज कर्व्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है। इट मीन्स दैट स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एट डिफरेंट टाइम्स लिख दो। अब स्लोप अलग है, स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। स्लोप ऑफ ग्राफ इज वेरिंग, चेंज हो रही है। हर पॉइंट के ऊपर स्लोप अलग अलग है। पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर स्लोप देखनी हो तो बच्चों करते क्या हो? यू ड्रॉ टेंजेंट, है ना? टेंजेंट से ये एंगल देख लेते हो, tan थीटा गिव्स यू स्लोप। ऐसे ही आप लोग बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये एंगल कुछ और आ जाएगा अल्फा। आप देखो अल्फा बड़ा है एज कंपेयर टू थीटा, यानी कि ए से बी की तरफ जाते हुए स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप की वैल्यू बढ़ने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। और वेलोसिटी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है भैया? क्योंकि ये हमारा पहला केस है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है u एंड a आर इन सेम डायरेक्शन। जिस तरफ मोशन है, जिस तरफ वेलोसिटी है, उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली सिचुएशन लेते हैं, लिखिए व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज u and a are in opposite direction. u and a are in opposite direction मीन्स एक बॉडी को ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और नीचे को एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्राउंड से बॉडी को ऊपर फेंका, ग्राउंड यहीं पे मान लेते हैं, ग्राउंड से बॉडी को ऊपर फेंका। ठीक है भैया, बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। बॉडी घूम के ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होती है। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, क्योंकि ए एंड यू आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर को जाते हुए बॉडी क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। बट नीचे को आते हुए अब वेलोसिटी, अब मैं यू नहीं लिख रहा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, नीचे वाले मोशन की बात कर रहा हूँ बी से सी तक। v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये स्पीड अप हो रही है, ये स्पीड अप हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है बच्चों? ए से सी तक वापस आते हुए ये स्पीड अप हो रही है। बट हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें तो स्टार्टिंग में देखना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इस केस में? इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u ऊपर को है, मैं मान लेता हूं ऊपर को 30 वैल्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -10 मान लेते हैं g की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या बन गई? 30 माइनस 5 टी स्क्वेयर। s की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 30 माइनस 5 टी स्क्वेयर। अब यहां पर टी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट नेगेटिव आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर इज नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। इस बार कंफर्म है कि ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। टी स्क्वेयर भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। क्या आपको ये बात क्लियर है? ग्राफ इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है। यहाँ पर मैं टी मिस कर गया। बच्चों पुट कर दो s इज इक्वल टू 0। इफ s इज इक्वल टू 0 तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस 5t मल्टीप्लाई बाई टी इज 0। यानी कि t की वैल्यू 0 हो सकती है या 30 माइनस 5t की वैल्यू 0 हो सकती है। यानी कि t की वैल्यू 6 सेकेंड हो गई। यानी कि टाइम की दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड 6 सेकेंड। यहाँ पर s की वैल्यू 0 होगी। आई रिपीट, टाइम की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ पर s की वैल्यू 0 होगी। ये कंफर्म है, ग्राफ इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। जब टाइम की वैल्यू 0 है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। अब इनको यूज करते हुए वी कैन प्लॉट अ ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ बनेगा, किस शेप का बनेगा, बोलो बच्चों? This is going to be downward parabola. Graph is going to be downward parabola. Graph is going to be downward parabola. या इस केस में आप लोग इसे असिमेट्रिक पैराबोला भी कहते हो, असिमेट्रिक पैराबोला, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस। ना टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना एस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम इसे कहते हैं असिमेट्रिक पैराबोला। इट इज आल्सो नोन एज असिमेट्रिक पैराबोला। क्लियर? अब यहां पर ये जो पॉइंट है ये 3 सेकेंड पे आएगा। आधा इधर होगा ग्राफ, आधा इधर होगा, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है इस एग्जाम्पल में बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा बताओ, एस टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? व्हाट इज स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ? वेलोसिटी। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसको मैं बी नाम रख लेता हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट स्लोप कितनी है, क्योंकि ग्राफ तो पैरेलल हो गया। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बच्चों स्लोप इज 0, जिसका मतलब वेलोसिटी भी 0 है। यानी कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है और एस टी ग्राफ की स्लोप भी 0 बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे 3 सेकंड इधर है, 30 सेकंड इधर है। इसका मतलब ये है कि 3 सेकंड इसे ऊपर जाने के लिए लगे, ठीक है, और 3 सेकंड ही इसे नीचे आने के लिए लगे होंगे, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। 30 सेकंड ऊपर जाने का और 3 सेकंड्स नीचे आने का टाइम हो जाएगा। तो ग्राफ इस एस टी ग्राफ इज कैसा ग्राफ है? डाउनवर्ड पैराबोला। इस ग्राफ को एक बार दोबारा से थोड़ा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस में टाइम था, वाई एक्सिस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, यही था। अब अगर मैं यहां पर 3 पॉइंट्स लेता हूं, ए बी सी है मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट, ये डी है, ये ई है। ए पॉइंट पे मैं बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, फिर मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये एंगल हो गया θ1 या थीटा ए लिख लो, ये थीटा बी लिख लो, ठीक है। सी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, सी पॉइंट पे तो टेंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए एंगल कम हो गया, थीटा ए ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा बी, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा सी। यानी कि ए से बी और बी से सी की तरफ जाते हुए एंगल कम हो रहा है। एंगल कम होने का मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू भी कम हो रही है, और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि स्लोप
इज डिक्रीजिंग, स्लोप की वैल्यू कम हो रही है, स्लोप इज डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम ए टू सी। जब हम ए से सी तक जाते हैं स्लोप की वैल्यू कम होती है। और एसटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? एसटी ग्राफ की स्लोप बच्चों हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ए से सी तक जाते हुए वेलोसिटी की वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाती है। एट सी वेलोसिटी इज जीरो। तो ये कम होते होते सी पॉइंट पे जीरो हो जाती है। यानी कि ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, ए से बी और बी से सी, ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। यानी कि ये जो आधा हिस्सा है, ठीक है, ग्राफ का ये वाला जो आधा हिस्सा है ये अपवर्ड जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सी से नीचे की तरफ जो हिस्सा है ये डाउनवर्ड जर्नी को रिप्रेजेंट करेगा। सी से डी तक बच्चों आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करिए, डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। यू विल फाइंड दैट अब एंगल्स बढ़ रहे हैं। ये थीटा डी लिख लो, ये थीटा ई लिख लो। तो इस केस में एंगल बढ़ रहे हैं। बेसिक स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गई। सी से ई तक मैं कह सकता हूं स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री से बड़े हैं। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज नेगेटिव। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। पहले बॉडी ऊपर जा रही थी, अब बॉडी नीचे आ रही है। तो सी डी ई, तो अब बॉडी नीचे आ रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है इसलिए वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर? अब सी से ई की तरफ आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्लोप इंक्रीजेस, बट स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए, स्लोप बढ़ रही है। इसका मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। ए से सी तक स्पीड कम हो रही थी, सी से ई तक स्पीड बढ़ रही है। यहां पर भी ग्राफ में एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या ये सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। बढ़िया। हाँ जी बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? परमिंदर का तो ओके हो गया, बाकी कोई बोल रहा था, कुछ डाउट तो नहीं किसी को? जिसको डाउट है वो बोले। ठीक है फिर बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट आज सिर्फ थ्योरी कवर हुई है, थ्योरी भी थोड़ी सी रहती है। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो रहते हैं, वो कवर करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।